Good morning, students. Yesterday we have read about the chapter The Truly Beautiful Mind, and in that chapter, The Truly Beautiful Mind, we have read about a great personality, that is Albert Einstein. आई थिंक बेटा हम लोग ने अब तक जो पढ़ा है वो इतना पढ़ लिया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ वेरी टेक्निकल पर्सन. ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो, एंड ही वॉज वेरी गुड इन वायलिन प्लेइंग. वायलिनिस्ट, ही वॉज अ वेरी गुड वायलिनिस्ट. एंड देन he loved mathematics, physics, especially all the technical subjects. He loved very much, and from the very birth only he was something kind of a freak person. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो बर्थ थी उनकी, उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि ही इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी. बट लेटर ऑन वी ऑल नो कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी. एंड देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि वो इतने टेक्निकल थे कि उनकी किसी फ्रेंड से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, मतलब कोई उनके ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे. बचपन में सभी बच्चे उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे. इवन जब उनकी लिटिल सिस्टर आई आफ्टर मैनी ईयर्स, तो उन्होंने बोला कि बाकी सब तो ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ हैं, वेयर आर हर व्हील्स. तो वो इतने टेक्निकल थे कि ही डजंट रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द ह्यूमन्स, एंड इफ़ यू से the difference between the other toys and other things. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये दिखाती हैं कि he was a very focused person in terms of studies. बट लास्ट में आप लोगों ने देखा कि ऑथर ने ये भी कहा है कि he was not only interested in mathematics and physics, there were many more things that the young handsome person liked even more. मतलब ये जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, ही वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सनालिटी. तो ये सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ लाइक नहीं करते थे, इनको बहुत सारी और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जिसका एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, वायलिन का. यानी ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन वायलिन प्लेइंग. आप लोगों को अब तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वायलिन उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनकी मदर को पसंद था, इसलिए उन्होंने वायलिन प्ले करना स्टार्ट किया था. लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ जाते हैं इस चीज़ से कि वेर एवर ही पुट हिज फुट, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना पैर रखा है, वेर एवर ही पुट हिज फर्स्ट फुट, ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट इवेंट. उन्होंने अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी हैं. एंड देन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट कि what he was, what the author has told more about him. He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Marek, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women couldn't get degrees. अच्छा, जो आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि वो ज्यूरिक में जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाके अपनी आगे की स्टडीज़ का कंटिन्यू करने का सोचा था. ठीक है, बट वो जब ज्यूरिक गए तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कुछ ही एक तो यूनिवर्सिटीज़ थी. पहले के टाइम में एवरीवेयर, हर जगह आपको स्कूल और कॉलेजेस नहीं मिलते थे, तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ थी. तो उन्होंने क्या किया कि एक ये जो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी थी उसमें जाके एडमिशन लिया होगा, तो फिर देखा होगा कि वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ का ही डोमिनेशन था, मतलब वहाँ पे गर्ल्स को अलाउड नहीं था. तो उनके माइंड में ये था कि द इंस्टीट्यूट विच इज़ शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर, जो इंस्टीट्यूट ही स्टडी इंस्टीट्यूट ही जेंडर में डिफरेंस दिखा रहा है, तो शायद वो इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज अच्छी नहीं दे पाएगा. ठीक है, आप अगर इस टाइप से सोचो कि जब इंस्टीट्यूट में ही इतना बड़ा जेंडर डिफरेंस हो रहा है, मतलब गर्ल्स को पढ़ने दिया जा रहा है, गर्ल्स को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और बॉयज़ को अलाउंस है, तो फिर बाहर क्या होगा, मतलब कि वो स्टडी कैसे वहाँ पे हो पाएगी. तो इनको ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, और अजीब इन द सेंस इनको ऐसा इंस्टीट्यूट पसंद नहीं था जहाँ पे इस टाइप का डिफरेंस हो, या कोई भी टर्म्स में, इवन कास्ट डिफरेंस हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट में कोई डिफरेंस हो, तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी. शुरू से ही आपने देखा होगा कि इनको रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम पसंद थे. तो ये चले गए स्विट्ज़रलैंड पढ़ने. वहाँ पे ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ऑल द यूनिवर्सिटीज़ अलाउड बोथ द फीमेल्स एंड मेल्स टू स्टडी. तो वहाँ ये स्विट्ज़रलैंड चले गए वहाँ पढ़ने, बाकी की स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करने. देयर ही मेट अ गर्ल दैट इज़ मेलिवा मैरिक. ठीक है, और वो इनको बहुत ही क्लेवर क्रिएचर लगी. अच्छा देखिए,
ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल, ठीक है, ही फेल वेरी इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल, लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट वॉज देयर इन दैट गर्ल. बट यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ सेकेंड लाइन में बेटा, ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर. मतलब यहाँ पे भी उसको वो इमोशनल अटैचमेंट अभी नहीं है. अभी इमोशनल अटैचमेंट के बजाय आप ये देखिए क्लेवर क्रिएचर का मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे भी उसको टेक्निकली शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, तो ही लाइक्ड दैट गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पे भी ही इज़ शोइंग हिज टेक्निकल डोमिनेंस. तो अब आगे पढ़ते देखते हैं क्या है. ठीक है, आइंस्टीन सॉ इन हर एन ally अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. Now बेटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मतलब आइंस्टीन हमेशा ऐसे लोगों से चिढ़ा करते थे जो म्यूज़िक को या आर्ट को या लिटरेचर को बुरा मानते थे. मतलब जैसे कहने का मतलब है, कई लोग प्रीवियस टाइम में आपने देखा होगा कि म्यूज़िक वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर, या आप कह सकते हैं कि कई लोगों को लिटरेचर अच्छा नहीं लगता था, कई लोगों को आर्ट अच्छी नहीं लगती थी. तो आइंस्टीन का कहना था कि द पर्सन हु इज़ गुड एट एनीथिंग उसको वो चीज़ करनी ही चाहिए. ठीक है, तो उनको कोई भी टैलेंट उनको बुरा कहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है, तो ये गर्ल भी ऐसी ही थी. इस गर्ल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई आर्ट लिटरेचर या म्यूज़िक को कुछ भी बुरा कहे. ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखिए बेटा लिखा हुआ है कि आइंस्टीन को ये लड़की बिल्कुल अपने जैसी लगी. जैसे आइंस्टीन को वो सारी चीज़ें बुरी लगती थी, वैसे ही वो एक फ्रेंड ऐसी मिल गई उनको जिसको ये आप कह सकते हैं एक फ़ीमेल फ्रेंड उनको ऐसी मिल गई जिसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि कोई आर्ट या म्यूज़िक या लिटरेचर को कुछ भी बुरा कहे या किसी टैलेंट को बुरा कहे. तो ये सारी चीज़ें उसको भी नहीं अच्छी लगती थी. एंड दैट्स वाई ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ऑड्स फ्रॉम दीज पीपल, टाइप ऑफ पीपल. एंड वो गर्ल भी उनको ऐसी ही मिल गई, वो लड़की भी उनकी ऐसी फ्रेंड बन गई जो इस टाइप के लोगों को नहीं पसंद करती थी. एंड दैट्स वाई शी बिकेम फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to the victorious conclusion. Now बेटा यहाँ पे बोला गया है कि both the girl and the boy, that is Einstein and Mileva Maric, they fell in love. And what happened? Letters survived. That means they both passed the letters to each other. By the means of talking in that time was only the letters. ठीक है, तो letters survived between them, but those letters were not filled of all those common writings. Those letters were filled of all the science, all the tenderness, all the affection, all the feelings. वो सारी चीज़ें मिक्स करके उन लोगों ने ये चीज़ लिखा था. उसमें एक लेटर का बहुत ही फेमस लाइन आपको यहाँ पे लिख के बताया गया है. आइंस्टीन ने जो लिखा था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. Now Einstein liked that girl. तो आइंस्टीन ने क्या किया, उसी गर्ल के साथ अपना जो रिलेटिविटी का टास्क था वो पूरा करना शुरू कर दिया. ठीक है, जो रिसर्च वर्क वो कर रहे थे रिलेटिविटी के ऊपर, वो उसी गर्ल के साथ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया. एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज दे बोथ वर सो इंटेलिजेंट इन देयर वर्क्स कि आइंस्टीन को लगा कि इतनी इंटेलिजेंट गर्ल के साथ शायद काम करके उसका वर्क एक कंक्लूजन एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे कंफर्म है कि वो आ ही जाएगा. ठीक है, देखो पहले के टाइम में ये होता था रिसर्च तो करते बहुत लोग थे, बट रिसर्च वर्क कंक्लूजन पे आएगा या नहीं, रिसर्च से कोई ऐसी चीज़ मिलेगी या नहीं जो आपके यूज़फुल होगी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. मतलब ये सारी चीज़ें एकदम श्योर नहीं थी कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही मिलेगा रिसर्च से, या ऐसा कुछ होगा ही होगा. लेकिन आइंस्टीन इतनी इंटेलिजेंट गर्ल के साथ काम कर रहा था, तो ही वॉज वेरी श्योर कि मैं अगर इसके साथ अपनी फ्रेंड के साथ काम करूँगा अपने रिसर्च वर्क पे, तो आई विल डेफिनेटली अचीव माई goal and destination. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed. 21 की एज पे 1900 में बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, बट अभी भी वो अनएम्प्लॉयड थे. वो क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट की तरह से काम करना शुरू कर दिया और प्राइवेट लेसन देते रहते थे. मतलब यानी कि ट्यूशन जिसको आप कहते हैं आज के टाइम में, तो प्राइवेट लेसन्स वो देते रहते थे. एंड उनको 1902 में फाइनली जॉब मिली, यानी कि ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद उनको फाइनली जॉब मिली. कहाँ जॉब मिली? टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. पेटेंट ऑफिस मतलब होता है बेटा
कि डॉक्यूमेंट्री ऑफिस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो राइटिंग का वर्क होता है वो ये, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री ऑफिस नहीं, नॉर्मल नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री ऑफिस जहाँ पे रिसर्च वर्क के सारे पेपर्स रखे जाते हैं। आप मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे जो बाकी लोग रिसर्च करते हैं, बाकी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, वो अपने पूरे पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखे रहते हैं बेटा। जैसे कि आपने अगर मूवी देखी होगी, इफ़ आई टेल यू द मूवी क्रिश, ठीक है, क्रिश 1, कोई मिल गया के बाद की सेकंड पार्ट जो है, अगर आपने देखी होगी उसमें, तो द फ्यूचर कंप्यूटर वाज मेड बाय ऋतिक रोशन। आपने अगर, आई थिंक इट इज़ अ वेरी फेमस मूवी, तो आप सबने देखी होगी। तो जो पूरा फ्यूचर कंप्यूटर बना, उसका पूरा जो रिसर्च वर्क था, यानी जो पेपर वर्क था, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क था, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई थी, वो सारा चीज़ आपको याद होगा कि व्हेन ऋतिक रोशन डाइड, ऋतिक रोशन को जब मार दिया गया था, तो 2 ईयर्स में जो काम ऋतिक रोशन ने किया था, वो काम 20 ईयर्स में किया गया। और वो काम पॉसिबल इसीलिए हो पाया बिकॉज उसके रिसर्च वर्क पड़े हुए थे। रिसर्च वर्क यानी कि उसकी राइटिंग जो है, उसने जो चीज़ें लिखी हुई थी, जो फार्मूलाज डिराइव किए थे, जो कैलकुलेशंस किए थे, वो सारी चीज़ें उसकी रखी हुई थी, इसलिए काम बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इसी ऑफिस में काम करता था, पेटेंट ऑफिस में, जहाँ पे सारी चीज़ें इसकी रखी हुई थी। ठीक है, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो बाकी ऑथर्स वगैरह जो वर्क करते थे, वो रखे हुए थे अपने सारे वर्क को। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, वो पेटेंट ऑफिस में वर्क करने लगा एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly caught the desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अच्छा बेटा, यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने इतना फास्ट फॉरवर्ड काम किया, ऐसा सपोज था कि ये सिर्फ लोगों के काम को असिस्ट करेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट थे, इनकी जॉब वही थी, तो ऐसा सपोज किया था कि ये बाकी लोगों के काम को सिर्फ असिस्ट करेंगे, जो भी चीज़ें लोगों को हेल्प चाहिए होंगी ये हेल्प करेंगे बस। लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, इन्होंने दूसरों के काम को देखते देखते और उनकी हेल्प करते करते वो क्या कर रहे हैं उसके आगे का ये सोचने लग गए। इफ़ यू हैव सीन द मूवी दैट गब्बर इज़ बैक, अगर आपने देखा हो तो दैट राजकुमार राव, उसने पहले ही सारी चीज़ें गब्बर के बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर रख ली थी। ठीक है, भले ही उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स काम कर रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसी ऑफिस में रह के सारे ऑफिसर्स के बस रिसर्च को थोड़ा देखते देखते, थोड़ा बहुत समझ के और अपना दिमाग आगे चला के वो सारा काम पहले से ही उसने कर लिया था। तो द सेम थिंग आइंस्टीन वाज डूइंग। आइंस्टीन सबके काम को थोड़ा बहुत देख रहे थे, लेकिन सबके आइडियाज़ में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके, जैसे कि मैं कुछ कर रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया इसमें से लेके, कोई और कुछ कर रहा है उसमें से थोड़ा सा आइडिया लेके, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया सबके में से ले लेके उन्होंने एक अपना नया आइडिया बना के वो अपने नए कॉन्सेप्ट, अपने नए सीक्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व थे। एंड ही वॉज सो इंटेलिजेंट कि वो सबके आइडियाज़ को यूज़ कर रहे थे अपने सीक्रेटिव वर्क में। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ इनको डेस्क ड्रॉवर बुलाया जाता था। जहाँ पे ये काम करते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में, वहाँ पे इनको डेस्क ड्रॉवर बुलाया जाता था, क्योंकि ये डेस्क के नीचे से सारे आइडियाज़ निकाल लिया करते थे। डेस्क के नीचे से मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं चोरी करके, चोरी इन द सेंस ऑफ कि किसी को बिना बताए उसके आइडियाज़ को कॉपी कर लेना, हम लोग चोरी ही कहते हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क में इसको चोरी ही कहा जाता है। तो ही वॉज लाइक डेस्क ड्रॉवर, ही यूज अदर्स आइडियाज़ एंड some concepts of 10% concepts of everyone, and then he made the new idea. ठीक है, now moving on to the 9th paragraph beta. One of the famous papers of the 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. इसका मतलब है बेटा कि जो 1905 में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर आया, तो जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थे। पहला पेपर इनका 1905 में आया। सोचिए 1902 में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, 1905 में इनका पेपर भी आ गया। ठीक है, Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. अब देखो इन्होंने क्या किया, जो है E = mc² का फॉर्मूला डिराइव किया, और ये फार्मूला कहाँ से आया,
इन्होंने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग बेटा अगर 2 क्लॉक है, ठीक है, तो वो अगर अलग अलग टाइम पीरियड पे चल रही है, फॉर एग्जांपल एक का स्पीड हमने लाइट की स्पीड से मैच करा दिया और एक की स्पीड हमने नॉर्मल स्पीड रखी या एक को हमने 0 स्पीड पे रखा, तो इनका कहने का सेंस था ये कि वो दोनों क्लॉक सेम टाइम शो नहीं करेंगी। जो स्पीड ऑफ लाइट से मैच है वो कुछ अलग टाइम शो करेगी और जो इस नॉर्मल क्लॉक से मैच है वो कुछ अलग टाइम शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था बेटा। E=mc² का फॉर्मूला जो आया है वो वही उसी कॉन्सेप्ट से ही आया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वही उसी कॉन्सेप्ट से है एंड ही प्रूव्ड दैट। उन्होंने प्रूव किया क्योंकि उन्होंने एक पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराया और एक पार्टिकल को नॉर्मल उससे मूव कराया और दोनों जब सेम टाइम पे सेम जगह पे आए तो उन्होंने देखा कि टाइम दोनों में डिफरेंट शो हो रहा है, विच वॉज वेरी यूनिक थिंग। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी अनबिलीवेबल थिंग। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारी चीज़ें की एंड सो ही वॉज सो फेमस, ठीक है। तो इनके कुछ पेपर्स ऐसे ही लिखे गए हैं, अब हम लोग आगे भी पढ़ते हैं क्या क्या इनके पेपर्स हैं। लेट्स रीड। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Maliva right after finishing his studies, but his mother was against it, ठीक है। जब ये वर्ल्ड के मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, यानी कि जब फिज़िक्स की ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पॉइंट में ये बिज़ी थे, तो इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी यानी इनकी पर्सनल लाइफ वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो फेल होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब एल्बर्ट जो थे वो मेलिवा मैरिक, बिकॉज ही लव्ड मेलिवा मैरिक, सो ही वांटेड टू मैरी हर, ठीक है। जैसे ही वो स्टडीज़ ख़त्म कर लिए थे तो वैसे ही वो मैरी करना चाहते थे, लेकिन मदर उनकी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेलिवा मैरिक शुड बी हर डॉटर इन लॉ। शी थॉट मेलिवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by मेलिवा's intelligence. अब हुआ क्या बेटा कि उनको ऐसा लगा कि मेलिवा की बहुत इंटेलिजेंट है और वो 3 साल उनके बेटे से बड़ी है, तो वो बहुत ज़्यादा एज में बड़ी है, ठीक है। और उनको ऐसा लगा कि उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, ठीक है। उनको लगता था कि मेलिवा मैरिक भी एकदम बुक की तरह है, एकदम बुक वर्म है, सिर्फ पढ़ती रहती है एंड शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल द होम प्रॉपरली। जैसे कि आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में ये थिंकिंग थी कि अगर गर्ल्स ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो वो घर को हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में थी, उनके मदर के माइंड में थी, और उन्होंने कहा कि आइंस्टीन को ये शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसी वजह से आइंस्टीन ने इस मैरिज को पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, वेडिंग को ऑफ कर दिया। The pair finally married in the January 1903 and had 2 sons. आपको याद होगा 1902 में उसकी जॉब लगी थी एंड 1903 में they got married, ठीक है, और they had 2 sons. But a few years later the marriage faltered. Meliva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife, ठीक है। क्या हुआ, कुछ साल बाद उनकी मैरिज जो है वो फाल्टर करने लग गई, यानी कि फेल होने लग गई, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमज़ोरी आने लग गई। अब रिलेशनशिप में ऑब्वियसली इट वाज अ वीक पॉइंट। तो मेलिवा को ऐसा लगने लगा कि उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस जो हैं, जो उसने इतनी पढ़ाई की है, इतने अपनी लाइफ में अचीवमेंट की हैं, वो सारी बेकार हो जाएंगी और वो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएगी, बिकॉज शी वॉज जस्ट बिजी इन द हैंडलिंग ऑफ होम। उसको ऐसा लगा कि सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ें उसकी ख़त्म हो रही हैं, उसका माइंड कमज़ोर हो रहा है एंड शी इज़ लूजिंग हर स्टडीज़। वो अपनी स्टडीज़ को लूज़ कर रही है और इसीलिए शायद वो एक तरह से गुड हाउसवाइफ भी, एक हैप्पी हाउसवाइफ भी नहीं बन पा रही थी, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बीच में घर में लड़ाई, फिर आइंस्टीन एंड मेलिवा की लड़ाई, आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट फाइटिंग होने के बाद 1919 में दे गॉट डिवोर्स्ड, ठीक है। एंड आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली, ठीक है। तो द कपल दैट इज़ द आइंस्टीन एंड एल्सा मैरिड द सेम ईयर, दैट इज़ 1919। अब बेटा ये बात तो रही इस आइंस्टीन के पर्सनल लाइफ की, ठीक है। अब पर्सनल लाइफ इन द सेंस अभी तक आपने जो पढ़ा है वो रहा है उसके प्रोफेशनल यानी कि करियर लाइफ का, आपने देखा होगा अभी तक उसने करियर में क्या क्या किया, ठीक है, वो रहा। फिर अभी ये कुछ पॉइंट पर्सनल लाइफ के रहे। अब आप देख रहे हैं 3 डॉट नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 डॉट जो लगे हुए हैं,
वो 3 डॉट जो हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से उसकी पर्सनल लाइफ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं कि एक बार उसकी मेलिवा मैरिक से शादी हुई एंड देन आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग ही गॉट मैरिड विद एल्सा, ठीक है। तो इसके बाद से उसकी मैरिज लाइफ में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है डिस्कस करने लायक या फिर लिखने लायक, ठीक है। अब देखते हैं उसने अपनी और बाकी करियर में क्या क्या किया। अब उसने इसके बाद जो काम किया है बेटा, उसने पॉलिटिकली बहुत अपना अच्छा रोल प्ले किया है। तो वी विल रीड अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो टिल नाउ ओनली दिस मच बेटा, नेक्स्ट डे वी विल कंप्लीट द चैप्टर एंड रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ओके क्लास, थैंक यू।